हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की। द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कैसे होता है, इसको आज हम देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की चर्चा की थी। इसी क्रम में आइए अब चलते हैं हम सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की तरफ। सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्या पृष्ठभूमि रही, कैसे हुआ और क्या परिणाम हुए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं। हमेशा की तरह मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए हैं और मेरी लैंग्वेज को सुन के आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, तो मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा। आइए चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। पहले हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानते हैं, जो कि 1803 से 1806 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, अंग्रेज किस स्थिति में है 1803 ईस्वी में, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। आप जानते हैं कि बंगाल में कंपनी का शासन हो गया था 1764 ईस्वी में ही बक्सर के युद्ध में, जहाँ पे वो प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं बंगाल में। मैसूर में मैंने आपको पिछले वीडियो में 4 युद्ध बताए थे कि आंग्ल मैसूर युद्ध 4 मुख्य रूप से हुए थे, जिसमें 67 से 69 प्रथम युद्ध हुआ था। 80 से 84 1780 से 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और आधा युद्ध जो है वो संभाला जाता है उसके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा। तृतीय युद्ध मैंने आपको 1790 से 92 तक बताया था और चौथा जो था वो 1799 में, उसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर का जो इतिहास रहता है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अंततः 1799 ईस्वी में आप देखेंगे तो मैसूर सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो बंगाल की स्थिति आपको पता चल गई, मैसूर की स्थिति पता चल गई। ये 1803 का सिचुएशन देखिए। यहाँ पे इस समय जो गवर्नर जनरल है बंगाल में वो कौन है? वेलेजली। वेलेजली की नीति में मैंने आपको बताया था कि उसकी एक नीति थी सहायक संधि की नीति, जिसमें वो जितने भी राज्य थे उनसे सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य करता था, और यदि कोई शासक उससे सहायक संधि नहीं करता था तो वह उससे युद्ध करके उनको अपने अधीन कर लेता था। ठीक है, तो ये था अंग्रेजों की सहायक संधि। तो आप देखेंगे 1798 ईस्वी में ही निजाम जो थे हैदराबाद के, उन लोगों ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, और यहाँ पे 1799 ईस्वी में जो मैसूर था वो भी सहायक संधि के रूप में अंग्रेजों के अधीन हो गया था। ठीक है, तो बंगाल, मैसूर और निजाम, ये तीनों, तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए अवध। अवध मैंने आप जानते हैं कि बक्सर के युद्ध में अवध जो है वो हार चुका था एक बार, और फिर से आगे चल के 1801 ईस्वी में इसको भी सहायक संधि के रूप में अब अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो एक मुख्य शक्ति के रूप में जो मराठा बचे हुए थे सब, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में एक मराठा शक्ति ऐसी बची हुई थी जो कि अंग्रेजों के लिए एक खतरा थी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 1775 से 82 के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, लेकिन कारणवश, किस कारणवश, चूँकि यहाँ पे मैसूर वॉर स्टार्ट हो गया था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो गया था 1780 से 84 के मध्य। इसी की वजह से अंग्रेजों ने मराठों से संधि कर ली और 1782 में सलवाई की संधि के साथ ये युद्ध जो है समाप्त हो जाता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यह संधि जो है मुख्य रूप से 20 साल तक चलती है। 1802 ईस्वी में पुनः यह उभरता है। ठीक है, अब इसके पीछे 1803 के पहले कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं उसके बारे में एक नज़र देख लीजिए। महादजी सिंधिया, मैंने आपको 2 लोगों का नाम मुख्य रूप से मराठों में बताया था पिछले वीडियो में, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। इन दोनों के नेतृत्व में ही माधवराव द्वितीय जो है शासक के रूप में बने रहे थे। तो महादजी सिंधिया उनकी जब मृत्यु हो जाती है 1795 ईस्वी में, तो बालाजी द्वितीय कौन है? वो पेशवा बनते हैं 1796 ईस्वी में। ठीक है, बालाजी द्वितीय कौन है? ये राघोवा का पुत्र हैं। ठीक है, राघोवा कौन था? तो रघुनाथ राव, जो मुख्य कारण था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, वही था राघोवा। ठीक है, इसी की वजह से ये जाके बम्बई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। तो यही बाजीराव द्वितीय राघोवा का पुत्र रहता है। राघोवा तो अपने जीवन काल में कभी राजा पेशवा बन नहीं पाता है, लेकिन इसका पुत्र बाजीराव द्वितीय जो है वो पेशवा बन जाता है 1796 ईस्वी में।
और आप ये नोट कर लीजिएगा कि बाजीराव द्वितीय जो है वो अंतिम पेशवा रहता है, ठीक है। बाजीराव द्वितीय के बाद कोई पेशवा नहीं आता है। 1818 तक जो है बाजीराव द्वितीय ही पेशवा रहता है और उसके बाद इसको भी पेंशन पे भेज दिया जाता है, वो आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय, आप देखेंगे 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। तो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय रहता है वो अपनी मनमानी तरीके से शासन चलाने लगता है और देखते ही देखते मराठी साम्राज्य में जो है वो एक तरह से कहें तो टूटने लगता है मराठा साम्राज्य। सब लोग अलग थलग होने लगते हैं। मराठों में ही 5 क्षेत्र बन जाते हैं, ठीक है। मराठों में ही 5 क्षेत्र बन जाते हैं और पांचों क्षेत्र जो है वो पेशवा की किसी भी बात को नकार देते हैं और इसका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि ये पेशवा खुद ही एक अयोग्य शासक की तरह वहाँ पे शासन कर रहा था। तो ये आप देखेंगे 5 कौन कौन सी क्षेत्र टूट के अलग हुए थे। देखिए यहाँ पे आप मैप में देखिए, ये पूना है, पूना का क्षेत्र एक, ये नागपुर का क्षेत्र, ये बड़ौदा, इंदौर और इंदौर के ऊपर ये ग्वालियर। ये 5 क्षेत्र मुख्य रूप से अलग अलग हो चुके थे, जहाँ पे पूना में पेशवा थे, नागपुर के भोसले थे, इंदौर के होलकर थे, ग्वालियर के सिंधिया थे और बड़ौदा के गायकवाड़ थे। ये आपको पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। पूना के पेशवा, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़, ये 5 शक्तियाँ जो है मराठियों में टूट चुकी थीं। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का बैकग्राउंड क्या था उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। पूना के पेशवा ने ग्वालियर के सिंधिया के साथ मिलकर होलकर के भाई की हत्या करवा दी। अब ये जो 5 क्षेत्र टूट चुके हैं, मतलब 5 क्षेत्र अलग अलग हो चुके हैं, इसमें से जो पूना का पेशवा जो कि बाजीराव था, बाजीराव द्वितीय था, जो पूना का पेशवा बाजीराव द्वितीय था, वो क्या करता है, दौलतराव सिंधिया। सिंधिया कौन थे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्वालियर जो है, ये ऊपर जो ग्वालियर आपको दिख रहा है, यहाँ के सिंधिया थे। तो दौलतराव सिंधिया के साथ मिलके ये बाजीराव द्वितीय जो रहता है वो इंदौर के जो होलकर रहते हैं उसके भाई का हत्या कर देता है। जसवंत होलकर जो है उनके भाई की हत्या करवा देता है ये पेशवा जो बालाजी बाजीराव रहता है। अब इसके गुस्से में जो जसवंत होलकर रहते हैं ये पेशवा पर आक्रमण कर देते हैं, पूना पर, ठीक है। और आक्रमण करके पेशवा अर्थात पूना पर कब्जा कर लेते हैं। पेशवा भाग जाता है और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है वो अंग्रेजों की शरण में चला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से गेम पलट गया। इसके पिताजी अर्थात बाजीराव द्वितीय के पिता जो राघोवा थे, रघुनाथ राव जो थे, वो भी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारण बने थे, क्योंकि वही भाग के चले जाते हैं अंग्रेजों से मिलने। और ये जो इनका पुत्र या अर्थात ये जो बाजीराव द्वितीय है ये भी जो है भाग के चला जाता है अंग्रेजों के पास उनसे मदद मांगने के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे मुख्य रूप से जिम्मेदार ये बाप और बेटे ही हैं आंग्ल मराठा युद्ध के। और अगर ये जो आपसी शक्ति जो है, ये पांचों जो क्षेत्र टूटे हुए आपस में नहीं लड़ते हैं तो कोई आंग्ल मराठा युद्ध नहीं होता। और मराठा शक्ति उभर रही थी, चूँकि अंग्रेजों को बस एक बहाना चाहिए था इनको पराजित करने का, मराठों को। तो उनको ये जो बहाना था वो खुद मराठे ही जाके दे देते थे, जैसे ये बाजीराव द्वितीय ने किया, इसके पिता रघुनाथ राव ने किया। तो ये जो बाजीराव द्वितीय जो था वो चला जाता है, अंग्रेजों से मिल जाता है। अब आप देखेंगे चूँकि अंग्रेज़ तो इसी फिराक में थे कि हम उस समय अंग्रेज़ों की सहायक संधि की पॉलिसी चल रही थी वेलेजली की, तो वेलेजली चाहता था कि मराठे भी हमारे अधीन आ जाएं, ठीक है। तो उनको एक यहाँ पे अवसर मिल जाता है और बाजीराव द्वितीय से वे बशीन की संधि करते हैं 1802 ईस्वी में, ठीक है। इस संधि के अनुसार क्या होता है कि बाजीराव द्वितीय जो रहता है वो सहायक संधि करने के लिए उनसे वचन देता है कि अगर आप हमको पुनः जो मराठा शक्ति पे स्थापित कर देंगे तो हम जो है आपसे सहायक संधि कर लेंगे। बाजीराव द्वितीय ये अंग्रेजों से वादा करता है, ठीक है, वचन देता है उनको। और दूसरी चीज़ जो है वो सूरत को अंग्रेजों को देने का वादा करता है। सूरत का आप देखेंगे तो इसके पिता ने भी अंग्रेजों को देने का वादा किया था। तो सूरत में आप देखेंगे यहाँ पे जो सूरत है, तो सूरत में ही ऐसा वादा मैक्सिमम क्यों किया जाता, क्योंकि सूरत देखा जाए तो सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। सूरत में आप देखेंगे तो व्यापार करने के लिए अंग्रेजों के लिए बहुत ही सुलभ जगह था ये सूरत। तो सूरत को अंग्रेजों को देने का ये बाजीराव द्वितीय ने वादा किया। और इसके बदले में जो अंग्रेज थे वो 60,000 सैनिकों को ये देते हैं, किसको, बाजीराव द्वितीय को। और मतलब लड़ने जाते हैं
ये जितने भी ये अन्य क्षेत्रीय शक्ति हैं, जैसे पूना, नागपुर, इंदौर, ग्वालियर, बड़ौदा, ये जितने क्षेत्र रहते हैं, तो मराठों से ये अंग्रेज बाजीराव द्वितीय के साथ मिलके युद्ध करते हैं। और यही युद्ध जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहलाता है, जो कि 1803 से 1806 ईस्वी तक चलता है। ठीक। तो अब आप वहाँ पे देखेंगे कि जसवंत राय जो होलकर रहता है, जसवंत होलकर जो रहता है, उसने तो पेशवा पे आक्रमण करके पूना पे कब्जा कर लिया था। तो ये जो है अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए पहले नहीं आता है, लेकिन जब सिंधिया को और भोसले को लगता है कि जो पेशवा है वो तो जाके अंग्रेजों से मिल गया है, अब हम लोगों को एकजुट होना चाहिए और अंग्रेजों से सामना करना चाहिए। ठीक है। तो सिंधिया और भोसले पहले जो है युद्ध में शामिल होते हैं, और आप देखेंगे बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज एक तरफ और सिंधिया और भोसले एक तरफ। बाद में होलकर भी आ जाता है इस युद्ध में, और ये जो है मराठों का अंग्रेजों के साथ एक तरह से कहा जाए तो युद्ध होता है। ठीक है। 1803 से 1806 तक यही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है। और इस युद्ध में मराठे पराजित हो जाते हैं। मराठों के पराजित होने का मुख्य कारण क्या था? पहली बात तो उनमें एकता की कमी थी, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी देख रेख में थे कि हम वहाँ के पेशवा बन जाएं, या फिर अपने अपने क्षेत्र विस्तार में ये लोग लगे हुए थे। तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, बस अपने आप को बचा रहे थे। ठीक है। और आप देखेंगे बड़ौदा का जो गायकवाड़ ये था, ये तो आया ही नहीं युद्ध में। तो ये जो तीन लोग थे ये युद्ध लड़े और हार भी जाते हैं। तो मराठों का हार हो जाता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। अब परिणाम क्या होता है इसका? परिणाम जो होता है वो मराठे और अंग्रेज जो है संधि करते हैं। चूंकि मराठे युद्ध हार चुके हैं तो अब अंग्रेजों की बात उनकी माननी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे सिंधिया और अंग्रेज के बीच, चूंकि अंग्रेज जो रहते हैं वो अलग अलग संधि करते हैं सबसे, क्योंकि ये जो क्षेत्र अलग अलग, मराठों का जो अलग अलग क्षेत्र बट गया था, अगर वो किसी एक से संधि करते तो बाद में कहते सब कि हम नहीं मानेंगे इस संधि को। जो मराठे जो बटे हुए थे उसमें से कोई भी उठ के कहता कि हम इस संधि को नहीं मानते हैं। इसीलिए वो अलग अलग जो है जो भी क्षेत्र थे उनसे वो संधि करते हैं। जैसे सिंधिया से अंग्रेजों ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि की, ये आपको याद रखना है। जो संधि है इसको आपको याद रखना है। भोसले से अंग्रेजों ने देव गांव की संधि की, और होलकर से राजपुर घाट की संधि की। अर्थात अर्जुन गांव, देव गांव और राजपुर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सिंधिया और अंग्रेजों के बीच सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई, भोसले और अंग्रेज के साथ देव गांव की संधि हुई, और होलकर और अंग्रेजों के साथ राजपुर घाट की संधि हुई। तो इस संधि के अनुसार आप देखेंगे तो मराठे एकदम बुरी तरह से पराजित हो गए। अब मराठों का जो मराठे एक तरह से कहें तो अंग्रेजों के अधीन आ गए हैं। सहायक संधि स्वीकार कर ली गई है। ठीक है। क्योंकि रघुनाथ राव जो बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार करने का वादा दिया था अंग्रेजों को। ठीक है। तो आप देखेंगे सहायक संधि को स्वीकार कर लिया जाता है और मराठे एकदम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे कि आगे चल के अंग्रेज उनका बहुत अधिक शोषण करने लगते हैं। ठीक है। अब यही पृष्ठभूमि बनती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का। अब देखते हैं हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, 1 साल का युद्ध। इसको हम युद्ध न कहें तो भी चलेगा, क्योंकि ये युद्ध कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं रहता। कहा जाता है ना कि दिया बुझने से पहले एक बार छटपटाता है। ठीक है। तो बस वही है, मराठों का अंत होने से पहले ये उनकी अंतिम वो था। ठीक है। अंतिम वार था एक तरह से कहा जाए तो। तृतीय एंग्लो मराठा वार, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के बीच। इसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या था? अब पूरी तरह से मराठा अंग्रेजों के अधीन हो गए थे और वे उनका शोषण कर रहे थे। ठीक है। तो बाजीराव द्वितीय जो था तब उसने सोचा कि यार गलती हो गया हमसे, कि हम क्या सोच के उनका साथ दिए और क्या हो रहा है। चूँकि अब इसको भी अपने गलती का पछतावा हो रहा था और उसका जो स्वाभिमान था एक बार और उठ खड़ा हुआ। आप देखेंगे कि जो बाजीराव द्वितीय था वो कहता है कि अब एक बार और देख लिया जाए लड़के, अब ठीक है, अंतिम रूप से एक बार देख ही लिया जाए, या फिर अपने फिर से मराठा शक्ति को मजबूत किया जाए। ठीक है। तो ये लड़ने का फिर से मन बनाता है और यही थर्ड एंग्लो मराठा वार की पृष्ठभूमि बनता है। आप देखेंगे कि पिंडारी, जो कि एक घुमंतू कहें तो समूह था, घुमंतू सेना समूह था, जो कि जंगलों में रहते थे सब, वो अक्सर मराठों का साथ देते थे सब। मराठे जहाँ भी युद्ध करते थे सब, मराठे जो स्टेट को लूटते, मतलब स्टेट पर कब्जा करते थे सब वहाँ के राजाओं पर, और जो ये पिंडारी जो उनके साथ जाते थे सब, वो वहाँ के लोगों को लूट पाट लेते थे सब। ठीक है। तो पिंडारी भी इनका साथ देते थे। लेकिन आप देखेंगे कि जब मराठों का धीरे धीरे अंत होने लगा तो पिंडारी भी अपना
रोजी रोटी चलाने के लिए अंग्रेज़ों के भी बहुत सारे अड्डों पे वो सब आक्रमण कर देते थे, सब छीन लेते थे सब। तो अंग्रेज़ों ने मराठों से ये कहा कि आप पिंडारियों को अपने वश में कीजिए, उनको संभालिए। ठीक है, अंग्रेज़ों ने मराठों से कहा, क्योंकि मराठों को अंग्रेज़ों की बात माननी ही थी, सहायक संधि हो गई है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि पिंडारी जो थे वो कहीं भी जाके लूटपाट कर रहे हैं, और अंग्रेज जो है मराठों से कह रहे हैं कि आप इनको संभालिए, लेकिन मराठे ऐसा कोई कदम नहीं उठाते हैं। फिर आप देखेंगे तो 1817 ईस्वी में जो ये बाजीराव द्वितीय रहता है, अंतिम रूप से अपनी सेना को इकट्ठा करता है, और दो लोग, अप्पा साहब और बाजीराव द्वितीय, ये दो लोग जो है 1817 ईस्वी में दो छोर से एक तरह से कहें तो आक्रमण करते हैं। ठीक है, एक नागपुर और एक पूना। नागपुर और पूना दोनों तरफ से आक्रमण होता है, लेकिन अंततः अप्पा सिंह बाजीराव द्वितीय ये दोनों हार जाते हैं लोग। अंग्रेजों का नेतृत्व में मेलकम रहता है। ठीक है, अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता रहता है वो है मेलकम। मेलकम जो है बाजीराव द्वितीय को हरा देता है। इसमें ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध होते हैं, जैसे खिरकी का युद्ध, कोरेगांव का युद्ध, सालसेट का युद्ध, ऐसे बहुत छोटे छोटे युद्ध होते हैं। ठीक है, झड़प एक तरह से कह सकते हैं। तो इसमें जो है मराठा पूरी तरह से हार जाते हैं। पहले फड़फड़ा रहा था, अब वो बुझ चुका था। अब आप देखेंगे जो मेलकम रहता है और बाजीराव द्वितीय, तो बाजीराव द्वितीय को अब भेज दिया जाता है पेंशन पे। इस पूरा महाराष्ट्र, मराठा साम्राज्य जो था महाराष्ट्र में मैक्सिमम फैला था, तो महाराष्ट्र यानी कि उनके स्टेट से ही उनको बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, पेंशन पे 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर अंतिम पेशवा के रूप में उन्हें बिठूर अर्थात कानपुर में भेज दिया जाता है। कानपुर आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में है, तो बिठूर में उनको भेज दिया जाता है। और अंग्रेज ये मानते हैं कि अब ये अंतिम पेशवा हम इनको मानते हैं। ठीक है, और इनको जो है मराठा साम्राज्य से बहुत दूर भेज दिया जाता है, कानपुर में भेज दिया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि अंततः जब ये बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो जो इनके दत्तक पुत्र रहते हैं, दत्तक मतलब जो गोद लिए हुए पुत्र रहते हैं, नाना साहब जो है वो भी पेंशन की मांग करते हैं कि जब हमारे पिताजी को पेंशन मिलता था तो पेशवा के रूप में हमको भी पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे मराठों को ये अंग्रेज मना कर देते हैं, नाना साहब को मना कर देते हैं कि अब हम अंतिम पेशवा जो है वो बाजीराव द्वितीय को ही मानते थे, अतः हम अब कोई पेंशन वेंशन नहीं देने वाले हैं। तो 1857 की जो क्रांति होती है, आप उसमें नाना साहब को देखेंगे कि कानपुर से वो नेतृत्व करते हैं 1857 की क्रांति में, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1818 तक आते आते मराठों का इतिहास समाप्त हो जाता है, और सतारा के ही एक क्षेत्र में जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे आप देखेंगे कि शिवाजी के वंशज का एक जो शिशु रहता है, शिवाजी के ही वंशज का प्रताप सिंह जिसका नाम रहता है, उसको जो है सतारा में स्थापित कर दिया जाता है। और तो यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वार भी समाप्त हो जाता है। तो मैंने मराठों के बारे में चर्चा कर ली, पिछले कुछ वीडियो में मैंने मैसूर के बारे में चर्चा की थी। तो कर्नाटक, प्लासी, बक्सर, मराठा और मैसूर, ये मुख्य रूप से आपके जितने भी विस्तारवादी अंग्रेजों का जो युद्ध था वो मैंने आपको कवर कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।